हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे सारणी। सारणी से भी हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इनमें हम लोग एकदम जीरो लेवल से कक्षा 10वीं से या 11वीं से लेकर अपने बीएससी एमएससी तक के कॉन्सेप्ट को टच करेंगे। तो आप हमारे साथ पूरी क्लास में बने रहिएगा। जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती है कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उसको जरूर से जरूर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि हम इतने जीरो लेवल से इसमें लेकर आपको चलेंगे कि चीज़ें ऐसी होंगी कि जो आप एक बार क्लास को देख लेंगे तो दोबारा आपको पूछने की या पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको ध्यान से देखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं सारणी की। तो सबसे पहले सारणी या डिटर्मिनेंट कहते किसे हैं? तो यह एक विशेष प्रकार की ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें हम किसी भी फंक्शन को या किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का मतलब, जैसे हमारे पास कुछ डाटा हो, हमारे पास कुछ पहले से डाटा पड़ा हुआ है और हम उस डाटा को चाहते हैं कि कुछ इस प्रकार से क्या करें, डिनोट करें, अर्थात रिप्रेजेंट करें, आपके सामने रखें। तो उसको रखने के लिए हम एक विशेष प्रकार के पद्धति का क्या करते हैं, इस्तेमाल। जैसे आपके सामने हम कुछ संख्याएं रख रहे हैं, a1 b2 माइनस a2 b1, यह एक प्रकार का डाटा है। इस डाटा को लिखने का जो सही तरीका है, लिखने का, इसके लिखने का या इसके लिखने की एक विशेष व्यवस्था। जैसे इसे हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा। इसको अगर हम लिखने की बात करें, इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं a1 a2 b1 b2, इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। या इसे हम a1 a2 b1 b2 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सारणी कहते किसे हैं। सारणी यह एक ऐसी विशेष प्रकार की व्यवस्था होती है जिसमें किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक विशेष व्यवस्था होती है। यानी अगर हम डिफिनेशन भी यहां से अगर बनाएं तो हमारी डिफिनेशन क्या बनेगी, एक मिनट, इसी में एडजस्ट करते हैं। डिफिनेशन भी आपकी थोड़ा सा हम इसे छोटा करते हैं और डिफिनेशन को भी आपको बताने का प्रयास करते हैं। यह एक विशेष प्रकार की व्यवस्था होती है, हम नोट कर दे रहे हैं, आप भी हमारे साथ नोट कर लीजिए। यह एक विशेष प्रकार की, यह एक विशेष प्रकार की व्यवस्था। एक मिनट, हट जा भाई, क्या हो रहा है। यह एक विशेष प्रकार की व्यवस्था, यह एक विशेष प्रकार की क्या है, व्यवस्था है। यह एक विशेष प्रकार की व्यवस्था है जो किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का कार्य करती है, रिप्रेजेंट करने का कार्य करती है।
अगर आप इसे परिभाषा के माध्यम से समझना चाहते हैं तो इसकी परिभाषा होगी कि सारणी एक विशेष प्रकार की ऐसी व्यवस्था है जो किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने की क्या है, जो किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का कार्य करती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम आपके सामने यहाँ पर कुछ डाटा हमने रखा हुआ है और यह डाटा अर्थात यह जो एग्जांपल हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है, यह एग्जाम्पल a1 b2 माइनस a2 b1 लिखने की यह एक विशेष व्यवस्था है। यानी इसको लिखने के लिए हमने इस डाटा को लिखने के लिए या तो हम इस प्रकार की व्यवस्था का उपयोग करें या इस प्रकार की व्यवस्था का उपयोग करें। इस लिखने के क्रम को ही, यह व्यवस्थित करने का यह जो क्रम है, इस क्रम को ही क्या बोलते हैं, सारणी बोलते हैं। बात समझ में आई? चलिए अब इसमें कुछ कॉलम होते हैं, कुछ रो होते हैं, मतलब कुछ पंक्तियां होती हैं, कुछ स्तंभ होते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने लिखा था, यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर हमने लिखा था a1 a2 b1 b2। अब इसमें हमारा कॉलम क्या है, रो क्या है, हम उसकी बात करें। यह वाली जो लाइनिंग है इधर दाएं से बाएं वाली, इस दाएं से बाएं वाली लाइनिंग को, यानी जो क्षैतिज लाइन है, इसे हम लोग बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति। इंग्लिश में बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं भाई? रो। या इसे आड़ी रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आड़ी। आड़ी मतलब टेढ़ी तिरछी, आड़ी रेखा मतलब तिरछी रेखा, सॉरी दाएं से बाएं वाली, या इसे क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि पंक्ति या रो किसे कहते हैं, तो पंक्ति या रो की अगर बात करेंगे तो जो क्षैतिज लाइन होती है, आड़ी लाइन होती है, या दाएं से बाएं की ओर खींची गई जो लाइन है, यह लाइन खींची नहीं रहेगी, लेकिन जो डाटा होगा दाएं से बाएं के क्रम में जो डाटा होगा, उस डाटा को हम लोग क्या बोलेंगे? पंक्ति बोलेंगे। अगर हम इसी में बात करें, या चेंज कर लेते हैं, a1 a2 डाटा भी चेंज करते हैं, b1 a2 b2। अब यहां पर जो ऊपर से नीचे की ओर लाइनिंग है, यह वाली, इस ऊपर से नीचे की ओर जो लाइनिंग होती है, इस लाइनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? स्तंभ बोलते हैं। इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम। और इसे क्या कहते हैं? कॉलम को क्या कहते हैं? तो इसे ऊर्ध्वाधर रेखा भी बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। अब यह जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, यह कैसी होती है? तो ऊर्ध्वाधर रेखा में ऊपर से नीचे वाली, अर्थात ऊपर से नीचे का जो डाटा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, यानी स्तंभ बोलते हैं। तो पंक्ति किसे कहते हैं, स्तंभ किसे कहते हैं, चीजें समझ में आई? ठीक है। अगर दोनों को हम एक साथ रिप्रेजेंट करें, दोनों को एक साथ आपके सामने अगर हम रखें, जैसे देखिएगा, अब यहां से क्वेश्चन बनेगा क्या, यहां से आपसे पूछेगा ना कि एक सारणी है और इस सारणी की आपको क्या बतानी है? कोटि बतानी है। क्या बतानी है? कोटि। जैसे अगर हम इसी की बात करें, a1 a2 b1 b1 b2, इस सारणी की आप हमें क्या बताइए? कोटि बताइए। तो कोटि में हमें क्या काउंट करना होता है? कोटि में हमें स्तंभ काउंट करना है और पंक्ति काउंट करना है। तो स्तंभ की बात करें तो जो दाएं से बाएं वाली लाइन है, यह वाली, यह वाली जो लाइन है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? पंक्ति। और यह जो ऊपर से नीचे वाली लाइन है, इसे क्या बोलते हैं? स्तंभ। क्या कहते हैं? स्तंभ। और अगर हम जो आपसे पूछे हैं कोटि, क्या हमने पूछा है? कोटि। अगर हम बात करें कोटि की, तो इस दी हुई सारणी में कुल कितने स्तंभ हैं? 2। कुल कितने पंक्ति हैं? 2। अर्थात इसकी कोटि कितना होगी? 2। यानी यह जो क्वेश्चन का आंसर है हमारे, कि एक दी गई सारणी में कोटि कितनी होती है, यहां पर यह जो पंक्ति दी गई है, इस पंक्ति कह रहे हैं, इस सारणी में
जो पंक्ति और स्तंभ की संख्या है वह 2 गुणे 2 है, अर्थात इसकी कोटि अगर आपसे पूछेगा तो 2 होगी। यानी इस सारणी की कोटि कितना होगी? 2 होगी। 2 क्यों होगी? क्योंकि इसमें स्तंभ और पंक्ति की संख्या 2 है, यानी 2 गुणे 2 कोटि की यह क्या होगी? सारणी होगी। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि यह किस प्रकार की सारणी है, यह 2 गुणे 2 प्रकार की क्या है? सारणी है। 2 गुणे 2 प्रकार की क्या है? सारणिक है। ठीक है, चीजें समझ में आई? चलिए आगे बढ़े अब। चलिए देखिएगा, कुछ बेसिक बेसिक चीज बातें और कर लेते हैं। A1 A2 B1 B2। अगर कभी सारणी आपको दे दे और उस सारणी को आपको कहे कि इसे सॉल्व करिए, तो आप सॉल्व कैसे करेंगे? तो सारणी को सॉल्व करने का जो तरीका होता है, सबसे बेसिक तरीका और सबसे आसान, सबसे बेसिक और सबसे आसान यही है। पहले आप इसको सॉल्व करिए, फिर माइनस इसको सॉल्व करिए। मतलब पहले आप A1, एक मिनट, चलिए हम कह रहे हैं कि अगर कभी आपको इस प्रकार की सारणी मिल जाए जिससे आपको क्या करना हो? सॉल्व करना हो, तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? इससे सॉल्व करने के लिए पहले A1 मल्टीप्लाई बाई B2 माइनस A2 मल्टीप्लाई बाई B1, इस प्रकार से डाटा आपको निकालना होगा और ऐसे निकालने के बाद ही आप उसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो इसे आप इंपॉर्टेंट समझिएगा कि किसी भी सारणी को हम सॉल्व कैसे करते हैं। यह हमारी एक प्रकार की सारणी है, यानी 2 इंटू 2 कोटि की, अरे यार एक मिनट, कोटि की सारणी है, सारणिक है, सारणी नहीं भाई, सारणिक है। ठीक है, यह जो सारणिक है कैसी है? 2 इंटू 2, यानी इसमें 2 स्तंभ है और 2 क्या है? पंक्ति हैं, यानी 2 स्तंभ हैं, 2 पंक्ति हैं, और इसे सॉल्व करने का तरीका यही है। ठीक है, चलिए आगे की अगर हम बात करें कि अगर आपसे 3 कोटि की सारणी या 3 इंटू 3 कोटि की सारणी को सॉल्व करने की अगर आपसे बात करें, तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो उससे पहले इस पर हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा एक एग्जाम्पल आपको दे दें ताकि चीजें और भी आसान हो जाए। हाँ जी, हाँ, तो चलिएगा हम एक एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं। जैसे एक सारणी है 3 5 2 3 नहीं 4, सॉल्व करिए। का हल है, का हल है, तो भैया इसका क्या हल है? हल करिए। इसे जब हम हल करेंगे तो ये हमारा A1 A2 B1 B2, A1 यानी 3, B2 यानी 4, माइनस माइनस A2 और B1, तो फाइनली हमारा हो गया कितना? 12 माइनस 10, आंसर आ गया 2। आंसर आ गया क्या? 2। इसी प्रकार से कोई भी सारणी दे सकता है। जैसे एक सवाल और, जैसे एक सवाल आपको दे दे 3 5, एक सवाल है 3 5 1 माइनस 7, इसे सॉल्व करिए। यह भी तो एक सारणी ही है, इससे आपको क्या करना है? हल करना है। इसका हल है, इसको भी माइनस करिए, का हल है। चलिए भाई A1 A2 B1 B2, तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है? A1 गुणे B2 करना है, माइनस माइनस क्या करना है? माइनस हमें करना है A2 गुणे B1। तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 21, यहाँ पर माइनस पहले से, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 5। अब 21, माइनस 21 में से 5 घटा लेंगे तो आपका रिजल्ट कितना आएगा? आपका रिजल्ट आएगा माइनस का
16 और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो यह रही कुछ 3/3 कोटि की, सॉरी 2/2 कोटि की सारणी को हल करने का तरीका। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे आपसे। चलिए अब हम बात करते हैं 3/3 यानी 3x3 कोटि के सारणी, 3 कोटि की सारणिक या 3x3 3 पंक्ति 3 स्तंभ कोटि की सारणी, कोटि की सारणिक। ओके, तो कुछ इस प्रकार की सारणिक है आपके सामने और इसे हम कैसे हल करते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन आपको 3/3 या 2/2 से ही बनेगा, कभी 3/2 भी बनेगा, लेकिन कभी 4/4 5/5 बहुत कम आता है, ऐसा आपके एग्जाम में आएगा नहीं। सामान्यतः 3/3 2/2 3/2 ऐसे ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस प्रकार की सारणी दिखेगी कैसी, इस प्रकार की सारणी दिखने में कैसी होगी, तो पहले हम देख लेते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसको हल कैसे करते हैं, इसमें पंक्ति और रो तो समझ में आ रहा होगा। अगर हम पंक्ति रो की बात करें तो एक बार फिर से डिनोट करके आपको दिखा देते हैं। इसमें पंक्ति क्या है भैया, यह है आपकी पंक्ति, यह है आपकी पंक्ति, यह है आपकी क्या पंक्ति। स्तंभ की बात करें तो यह ऊपर से नीचे स्तंभ, ऊपर से नीचे स्तंभ, ऊपर से नीचे स्तंभ। चीजें क्लियर हैं? ठीक है, यह है आपकी पंक्ति, क्या है भाई, पंक्ति। कौन, दाएं से बाएं वाला। ऊपर से नीचे क्या है, स्तंभ, ऊपर से नीचे क्या है, स्तंभ। इसको हल कैसे करते हैं, इसे सॉल्व कैसे करते हैं। अगर इसके हम सॉल्व की बात करें तो भाई इसमें कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों का हमें ध्यान रखना होता है। जैसे कौन से चिन्ह होते हैं जिसे हमें ध्यान में रखना है, तो कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं। और यह जो हमने A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 रखा है ना, इनके सॉरी इनके अपने आप में कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं। A1 हमेशा प्लस होता है, A2 हमेशा माइनस होता है और A3 हमेशा प्लस होता है। इसके नीचे अपोजिट B1 माइनस होगा, B2 प्लस होगा, B3 माइनस होगा। इसके नीचे अगर हम बात करें, इसके नीचे हमारा जो C1 है वह हमेशा प्लस होगा, C2 हमेशा माइनस होगा और C3 हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। यानी यह वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, यह वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव, यह वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। आप इसको कहीं से भी घुमाइए सारणी को, चाहे आप प्रथम पंक्ति के अनुसार हल करिए, प्रथम स्तंभ के अनुसार हल करिए, आपका डाटा हमेशा वही आएगा। क्या आएगा, हमेशा वही आएगा। जैसे हम इसे अभी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, छोटा सा एग्जांपल आपके सामने हम रखते हैं 3/3 का। ठीक है, चलिए तो एक डाटा हम आपके सामने रखते हैं। जैसे एक आसान सा डाटा 1 - 3 1 - 3 2 1 - 3 2। अबे बन जा यार, 1 - 3 2 2 - 1 4 2 - 1 4 -3 -5 -3 -5 2। यह एक सिंपल सी सारणी हमने आपके सामने रखी है और इसको हल करना है, या इसे अगर हम एग्जाम्पल ही समझ लेते हैं कि यह हमारा क्या है, एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल का हल है, का हल है भैया, इसका हल बताइए हमें।
इसका हल क्या होगा। ठीक है, चलिए तो इसे सॉल्व किया जाए। इसका हल क्या है, ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिंग है और आपको अपने माइंड पर ध्यान रखना है। चलिए हम इसे प्रथम पंक्ति के अनुसार हल करेंगे। प्रथम पंक्ति मतलब जिसे आप इसके अनुसार हल कर रहे हैं, इसे आप उभयनिष्ठ मानेंगे, इसके अनुसार हल करेंगे तो इसे उभयनिष्ठ मानेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हम किसके अनुसार इसे हल कर रहे हैं। तो प्रथम, कलर कहाँ गया है, प्रथम पंक्ति के अनुसार, प्रथम पंक्ति के अनुसार। अब हम प्रथम पंक्ति के अनुसार हल करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा फार्मूला हम रख दें आपके सामने कि हल करते कैसे हैं। जैसा कि यहाँ पर जो हमने यह सारणी रखी थी, अगर इसे हमें हल करना होता तो हम इसे हल कैसे करते। हम यहाँ पर एक फार्मूला ही बना देते हैं ताकि चीजें आपको और आसान लगे। चलिए अगर इसे हमें हल करना होता तो का हल, अगर इसका हल अगर हमें करना होता, ऐसे ही लिख देते हैं। इसके लिए हमारा होता a1 ब्रैकेट b2 क्रॉस c3 माइनस b2 क्रॉस c3 माइनस c2 क्रॉस b3 माइनस a2, ओहो, a2 ब्रैकेट b1 क्रॉस c3, b1 क्रॉस c3 माइनस c1 क्रॉस b3 प्लस a3, यहाँ पर हो जाता b1 क्रॉस c2, b1 क्रॉस c2। एक मिनट, थोड़ा सा लंबा हो गया, थोड़ा सा एडजस्ट कर लें भाई। चलिए b1 c2 माइनस c1 क्रॉस b2, यह एक फार्मूला बन रहा है जिसकी सहायता से हम किसी भी सारणी यानी 3x3 की सारणी को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यह हमारा एक सिंपल सा छोटू सा फार्मूला बना, सिंपल सा छोटू सा क्या बना, फार्मूला बना। क्या बन गया भाई, फार्मूला। और इसी की सहायता से किसी भी 3x3 कोटि की सारणी को आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। किसी भी 3x3 कोटि की सारणी को आप क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर एक सारणी रखी है, इसका हल हम आपको इसी फार्मूले के अनुसार करके दिखाते हैं। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम रखेंगे किसको, 1 को। 1 माइनस 1, पूरा का पूरा डाटा एकदम हम रख रहे हैं ताकि चीजें आपको पूरे की पूरी क्लियर और क्रिस्टल हो। यह जो माइनस है यह सूत्र वाला है, यह माइनस किसका वाला है, सूत्र वाला है। और यह माइनस जो सवाल में दिया हुआ है, यह माइनस जो सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, तो एक हो गया, तो माइनस 1 गुणे 2 माइनस ब्रैकेट में माइनस 5 गुणे 4। यहाँ पर हम बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पर बड़ा वाला। ठीक है भाई, प्रथम पद क्लियर। फिर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, और सूत्र में माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 बड़ा ब्रैकेट। फिर अंदर क्या होगा, अंदर हो जाएगा 2 इंटू 2, बीच में माइनस,
इधर हो जाएगा -3 इंटू 4 बड़ा ब्रैकेट क्लोज। फिर लास्ट में हो जाएगा प्लस का 2। क्या हो जाएगा? प्लस का 2। अंदर क्या होगा भाई? अंदर होगा 2 मल्टीप्लाई माइनस का 5 माइनस का 3 क्रॉस माइनस का 1 बड़ा ब्रैकेट बंद। यह हमारा हो गया A1 A2 A3। सूत्र में भी तो यही है, A1 A2 A3, सवाल में भी वही है, A1 A2 A3। सॉल्व करिए। चलिए, तो यहां पर हमारा होगा 1 ब्रैकेट -1 -2 माइनस का 2 5 चौक का 20 माइनस का 20 बाहर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 20 प्लस यहां पर आपका 3 ब्रैकेट 2 दूना के 4 माइनस 4 3 12 माइनस का 12 बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस तो माइनस माइनस प्लस 4 3 12 प्लस का 2 -5 2 माइनस का 10 माइनस अंदर दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 3 बाहर का माइनस माइनस ही रहेगा क्योंकि अंदर भी दोनों का दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बाहर वाला माइनस तो माइनस प्लस माइनस। और सॉल्व करें एक लाइन 1 यहाँ पर हो जाएगा 18 माइनस का 2 प्लस का 3 सॉरी 20 प्लस का 3 इधर हो जाएगा 16 12 4 16 इधर हो जाएगा प्लस का 2 इधर हो जाएगा माइनस का 13। चलिए एक लाइन और 18 16 या 48 16 या 48 यहाँ पर हो जाएगा माइनस 13 दूना के 26 माइनस का 26। सॉल्व करें तो 48 में से 26 घटा दीजिए यह 18 का 18 प्लस इधर हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा 2 यानी 22। कितना आ जाएगा भैया? अरे 8 में से 6 गया 2 4 में से 2 गया 2 अब इसको जोड़ दीजिए तो 8 2 10 3 1 4 40 और यही आपका क्या है? आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि 3 क्रॉस 3 कोटि की सारणी को भी आपको हल करना जरूर आया होगा और हम इसे प्रथम पंक्ति के अनुसार हल किए हैं। आप चाहो तो प्रथम स्तंभ के अनुसार हल करो, द्वितीय स्तंभ के अनुसार, द्वितीय पंक्ति के अनुसार। बस ध्यान रखना है कि जिस पंक्ति या जिस स्तंभ का आप उपयोग करेंगे उस पंक्ति उस स्तंभ का ही आपका A1 A2 और A3 क्या करना है? रखना है। अगर हमने प्रथम पंक्ति के अनुसार किया है तो प्रथम पंक्ति के सभी पदों को A1 A2 A3 मानेंगे। प्रथम स्तंभ के अनुसार अगर हल करेंगे तो प्रथम स्तंभ के ही अवयवों को A1 A2 A3 रखेंगे। चीजें समझ में आई? चलिए तो मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।